नमस्कार, जय जोहार। IND 24 के बिग टॉक शो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सलीम राज। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। और मैं दो लाइन कहना चाहूँगी कि डॉक्टर सलीम राज से ये हमारी दूसरी मुलाकात है। इंटरव्यू लेने का कारण ये है कि पहले जब ये नए नए चेयरमैन बने थे वक्फ बोर्ड के, तब हमने इनसे आइडियोलॉजी, प्लानिंग पूछी थी। चूँकि अब 2 साल गुजर चुके हैं और अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से अदा की है। आगे कितने प्लान इम्प्लीमेंट हुए हैं और कितने आगे प्लानिंग अलग तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए की गई है, इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। सलीम जी, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही रहेगा आपसे कि अब एक समय जो है वो आपका गुजर चुका है अध्यक्ष के रूप में, कई सारे काम आपने किए हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी किस तरीके से काम चल रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि वाला अगर कोई काम आपका अब तक का हुआ है तो वो क्या बताना चाहेंगे? निधि जी, IND 24 को बहुत बहुत बधाई, जो सामाजिक कार्यों के साथ में जो पारदर्शिता के साथ कार्य करता है और निष्पक्ष समाचार के लिए जाना जाता है। ऐसे IND 24 न्यूज़ में जो आप वक्फ के बारे में पूछा जा रहा है, वक्फ जो है वो मुस्लिम संस्थाओं की एक संस्था है जिसमें मस्जिद, दरगाह, इमाम बाड़ा, खानका सब आते हैं। तो उसकी देख रेख करना और समाज में क्या सुधार कर सकते हैं समय के अनुसार, वो कार्य वक्फ बोर्ड का है। वक्फ बोर्ड का एक कार्य, अभी 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा धमतरी में चालू हो गया था। आज तक सिर्फ वक्फ बोर्ड सिर्फ ज़मीनों का ही काम देखता था। अब वक्फ बोर्ड सामाजिक तलाकशुदा विधवा महिलाओं के लिए कार्य कर रहा है। बच्चों को स्कॉलरशिप योजना चालू की जा रही है और जो मस्जिदों की आमदनी आती है उसका 33% खर्च हमको शिक्षा के क्षेत्र में करना है। आज मुस्लिम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ढूंढने में तकलीफ हो रही है। मुस्लिम कोचिंग सेंटर नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। वो सब देखने के लिए ये रायपुर में गर्ल्स हॉस्टल का काम चालू हो रहा है, हॉस्पिटल का काम चालू हो रहा है। ऐसे अनेक सामाजिक कार्य किए जा रहा है वक्फ बोर्ड के द्वारा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि गरीबों का हक गरीबों को कैसे मिले। तो अधिकतर ज़मीनों में जो समाज के ठेकेदार बने थे वही वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किए हुए थे। अब वक्फ बोर्ड के द्वारा उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और अतिक्रमणधारी है उनको खाली करा के समाज हित में कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं अभी की, तो प्राथमिकता क्या है? अभी सबसे वक्फ बोर्ड की प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे कलेक्टर, SP, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बने और शिक्षा में कैसे आगे बढ़े। आज तीसरा चौथा देख लीजिए, खोमचा में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा, पंचर दुकान में मुसलमान मिल जाएगा, ड्राइवर क्लीनर मुसलमान मिल जाएगा, गैरेज में काम करने वाला मुसलमान मिल जाएगा। इसके लिए जिम्मेदार जो पूर्व सरकार थी वो है। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए, मुसलमानों की हालत आज दलितों से बेकार है। तो हम चाहते कि मुसलमान शिक्षित होए, शिक्षित होने के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों का जो रिकॉर्ड है वो कितना व्यवस्थित है और कितने रिकॉर्डों का डिजिटलाइजेशन किया गया है? क्या पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं और इसे व्यवस्थित कैसे रखा गया है? निधि जी, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, पूर्ण रूप से डिजिटल कर दिया गया है। पूरी पारदर्शिता के साथ जितनी वक्फ प्रॉपर्टी है ऑनलाइन कर दी गई है। कौन किराएदार है उसकी जानकारी है, कितना किराया दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जो वक्फ पोर्टल बनाया गया था, छत्तीसगढ़ की समस्त प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। रजिस्टर्ड करने के बाद जो व्यक्ति ज़मीन की आवश्यकता है वो लीज में ले सकता है। लीज का टेंडर होगा, टेंडर भी ऑनलाइन होगा। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको लीज में जगह दी जाएंगी। जो आमदनी होंगी वो समाज हित में खर्च हो पाए। इसलिए 100% छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड डिजिटल हो चुका है और पूरी प्रॉपर्टी भी भारत सरकार के द्वारा भी इसको अवार्ड मिल चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने पूरा डिजिटल कर दिया है। जो वक्फ संपत्तियां हैं उनसे आने वाली जो आय है उसका उपयोग किस तरीके से और कहाँ किया जाता है?
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की पूर्व आमदनी 5 लाख रुपए साल की भी नहीं थी और करीबन 5,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा रेट तय किया गया और हमारे द्वारा करीबन वो 9,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, जिसकी आमदनी 5 लाख रुपए भी नहीं होती थी। अभी हमारी आमदनी हो गई 87 लाख रुपीस। पहले 5 लाख नहीं थी, अभी 87 लाख रुपए हो गई। जो मस्जिद की आमदनी 50,000 थी, उसकी आमदनी 5 लाख कर दिया गया है। तो चूँकि मस्जिद तो 50,000 रुपये में कार्य करती थी, हमने पूछा आपको कितना चाहिए, उस बोले 1 लाख। हमने बोला आपको 2 लाख देंगे तो खुशी खुशी तैयार हो गए। तो 3 लाख रुपए वो समाज हित में खर्च कर रहा है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उसके अकाउंट में 1,000 से 1,500 रुपये दिया जा रहा है बिलासपुर में। बलौदा बाज़ार में ये मामला था कि सब हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, मैंने आप 3,000 किराया है, आप 2,500 कर दीजिए। आप बच्चे को गोद ले लीजिए, बच्चे को एक गोद ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मुसलमान को ही लेना है, आप हिंदू बच्चे को भी गोद ले लीजिए। उसका कोचिंग से लेकर स्कूल फीस तक, स्कूल ड्रेस तक, और जो आप गाड़ी से जाते हैं वाहन से, उसका भी खर्चे आपको देना पड़ेगा। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वक्फ अधिनियम लागू करने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या व्यवहारिक बदलाव देखने को मिले हैं आपको? नहीं, वक्फ अधिनियम में जो तय किया गया है कि 2 सनातन भाई आएंगे और उसके बाद एक जो अधिकारी रहेगा सीओ या मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेगा। बाकी मोदी जी ने वक्फ को पहले से पावरफुल किया है। सबसे ज़्यादा पेट दर्द कांग्रेस के नेताओं का हो रहा है और ये हमारे समाज के ठेकेदार बने थे वो, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी में उनका ही कब्जा है। सैयद ओवैसी साहब का देख लीजिए, वक्फ प्रॉपर्टी में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनका मकान वक्फ प्रॉपर्टी में बना है। ऐसे अनेक सैकड़ों कांग्रेस के नेता हैं जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा किया है, इसलिए वो लोग वक्फ का विरोध कर रहा है और मोदी जी चाहते कि गरीबों का हक गरीबों को कैसा मिले। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड समाप्त कर अगर मैं बात करूं तो आपने मॉनिटरिंग एजुकेशन अथॉरिटी की शुरुआत करने की मांग की है, क्या ज़रूरत महसूस हुई इसके लिए? क्योंकि समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। हमारे मदरसे के बच्चे दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। माने कुरान शरीफ का तो आपको अध्ययन करना है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान की भी पढ़ाई। जब मदरसे से बच्चा पढ़ के निकले तो उसके पास रोज़गार होना चाहिए और रोज़गार देने वाला होना चाहिए। तो उसके भाव को देखते हुए हम अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है और मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा के नाम से पैसा लेते हैं परंतु आधुनिक शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से मदरसा बोर्ड उत्तराखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बंद होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है, स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ भी बैठ चुके हैं, इसका प्रारूप पूरा तैयार किया जा रहा है। इस पूरे अगर मैं बात करूं तो मुद्दे को लेकर मुस्लिम समुदाय से अलग अलग प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, तो उन लोगों को आप क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि जो पुराना चल रहा है, कुरान शरीफ की आपको तालीम देना, कुरान शरीफ की दीजिए, उसके बाद हमारे बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान पढ़ाइए। मैं बता, कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजीनियर, कौन से अधिकारी अपने बच्चों को मदरसा में भेजते हैं? गरीब के बच्चे को भेजिए। गरीब के बच्चे, आप अपने बच्चे क्यों नहीं भेजना चाहते? जो मौलाना साहब अपने बच्चों को मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिन तालीम नहीं मिल पा रही है, यतीम बच्चे हैं, ऐसे लोगों को मदरसे में ले जाया जाता है और उसके बाद उनको वहाँ कट्टरपंथी की शिक्षा दी जाती है। सब मदरसों का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ मदरसों के कारण इस्लाम बदनाम होता है। मदरसा तो तालीम की जगह है, वहाँ से APJ अब्दुल कलाम साहब भी निकले, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भी निकले। समय के अनुसार गजवा हिंद की सोच रखने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर कि इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दो, तो मुसलमान राष्ट्र कैसा हो सकता है? हम खुद अल्पसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यकों को सम्मान करना चाहिए। जिस दिन बहुसंख्यकों को सम्मान हो जाएगा उस दिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विवाद खत्म हो जाएगा। ये अंतरधार्मिक निकाह के लिए नए दिशा निर्देश लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो गई आपको? लव जिहाद जैसे मामले पर ट्राइबल बच्चों की शादी इस्लाम में क्लियर है कि जो इस्लाम के अनुयायी हैं वही मौलाना साहब निकाह कर सकते हैं। अंतरजातीय विवाह को कोर्ट मैरिज या स्पेशल कोर्ट में जाके आप शादी कर सकते हो,
पेपर में विज्ञापन जारी होगा, दावा आपत्ति नहीं आएंगे। आप लव मैरिज अरेंज मैरिज कर लीजिए कोर्ट में, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको निकाह करना है तो निकाह के लिए दोनों इस्लाम के अनुयायी होना ज़रूरी है। जब और उसके बाद भी आप कोर्ट मैरिज करने के बाद भी निकाह नहीं करा सकते। क्यों? कि उसने मैरिज किया है, शादी किया है, धर्म परिवर्तन नहीं किया है। जब धर्म परिवर्तन नहीं करेगा तो मौलाना का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो निकाह करा पाए। अच्छा, इससे अगर मैं बात करूं तो धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होने की ओर आशंका अगर होती है तो आप क्या समझते हैं इससे? नहीं, ये कांग्रेस के तथाकथित नेता लोग बोलते हैं कि धार्मिक जो धर्म कहता है, मानवता कहता है, इंसानियत कहता है, उसके जब लव जिहाद मामले होते हैं, घर में पत्थरबाजी होती है, बच्चा या बच्ची चले तो गई, पूरे घर वालों को परेशान कर दिया जाता है, पूरा शहर में तनाव हो जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? कहाँ तक फ्रीडम है? ही नहीं है। आपका अधिकार क्षेत्र, आप कोर्ट मैरिज जाइए ना, कोर्ट मैरिज कर लीजिए। आप बहला फुसला कर आदिवासी बच्चियों के साथ निकाह करा रहा है, वो कहाँ तक जायज़ है? सरगुजा का मामला देख लीजिए, काकेर का मामला देख लीजिए, डोंगरगढ़ का देख लीजिए। और दुर्भाग्य है कि डोंगरगढ़ का एक मामला है कि एक महिला शादीशुदा है, उसके पति को पता ही नहीं है, एक मुश्ताक के साथ निकाह कर दिए। तो मौलाना साहब को तो अधिकार नहीं था। मौलाना साहब को जानना था कि ये बच्ची हिंदू है, मैं निकाह कैसा कराऊँ। जब पता चला तो उसके पति ने पूरी प्रॉपर्टी अपनी घरवाली के नाम से दे दिया था। अब पति तो लाचार हो गया, पता ही नहीं चला उसको कब निकाह हो गया मेरा। तो ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम युवाओं के एजुकेशन, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के लिए वक्फ बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है? वक्फ बोर्ड अभी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और वक्फ बोर्ड नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। नशा मुक्ति, अब जो देश को बर्बाद करना है उसके नौजवानों को बर्बाद कर दो। आज मुसलमान का बच्चा देख लीजिए, रात को 2 बजे 3 बजे पान ठेले में, चाय की दुकान में मिल जाएगा, सुबह 5 बजे 6 बजे सोता है, 12 बजे उठता है, आधा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो हम चाहते कि जो समय के अनुसार जीवन यापन करे, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम करे और उसके बाद आपकी लाइफ स्टाइल समान, मानवता के नाते धर्म क्या कहता है, अपने पड़ोसी का, अपने देश का ध्यान रखने के लिए। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए क्या नई पहल की जा रही है? इस्लाम में महिलाओं को बहुत अधिकार दिया था। कट्टरपंथी मौलाना के द्वारा ये जब इस्लाम में तो है कि आपको चीन में शिक्षा की ज़रूरत पड़े तो आप चीन जाइए। पर्दे के साथ में शिक्षा होना चाहिए, ये इंसानियत कहती है। आज मुस्लिम बच्ची है, जम्मू कश्मीर के अभी 53 या देश के IAS IPS निकले, मदरसा के बच्चे नहीं निकले, सामान्य स्कूल में पढ़ के निकले। आज मदरसा के बच्चे से पढ़े हुए रहते तो 53 IAS IPS नहीं बनते। तो हम चाहते कि आप स्कूली शिक्षा के साथ में दीनी तालीम भी करिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो मुस्लिम युवा है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मान रहे हैं आप? देखो, नई शिक्षा नीति में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ मुसलमान को विरोध करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, नरेंद्र मोदी जी बना रहे, विष्णुदेव साय जी बना रहे, तो विरोध करना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमान बैसाखी के सहारे चलने वाला नहीं बने, देश के साथ दौड़ने वाला बने। 2047 विकसित भारत में सबकी सहभागी होना चाहिए। आज की स्थिति मुसलमान बैसाखी के सहारे में चल रहा है, हम चाहते कि दौड़ाने वाला बनाना चाहिए। तो कांग्रेस वोट बैंक के खातिर मुसलमानों को मेन लाइन में लाना ही नहीं चाहती। मुस्लिम युवाओं में सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक तरीके से बढ़ावा लाने के लिए वक्फ बोर्ड किस तरीके से मदद कर रहा है, क्या कुछ प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि वक्फ बोर्ड के विचार भी है और वक्फ बोर्ड चाहती भी है, क्योंकि फंड की तंगी होने के कारण आगे नहीं बढ़। सेकेंड, हम कोचिंग सेंटर चालू करेंगे और करियर काउंसलिंग का भी प्रोजेक्ट है। संभवतः 2027 12 मार्च को इसका
स्किल का काम चालू हो रहा है। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने के बाद नए साल में चालू हो जाएगा ये। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर पूरे देश भर में बात हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं, कई सारे तथ्य फैक्ट्स लोग पेश कर रहे हैं। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपका दृष्टिकोण क्या है इसमें? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। एक देश तो एक कानून होना चाहिए। देश शरीयत से नहीं चलेगा, हदीस से नहीं चलेगा। शरीयत का कानून हमारे घर में चलेगा। तो यूसीसी लागू होने से बच्ची का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा, गोद लेने की परंपरा बढ़ जाएंगी। हमारे कुछ मौलाना साहब या कुछ नेता बोल रहे हैं कि कौवा कान ले गया। यूसीसी आने से इबादत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अजान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कानून के अनुसार मुस्लिम समाज को पालन करना पड़ेगा। आप परिवार में समस्या का हल कर देते हो तो आप शरीयत से काम कर लीजिए। जब सार्वजनिक होगा तो कानून से चलेगा। तो देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों का वास्तविक लाभ छत्तीसगढ़ के मुस्लिम समाज तक कितना पहुंच पा रहा है? नहीं, अल्पसंख्यक योजना जो है वो समाज के नीचे स्तर तक नहीं जा पा रही है। इसके लिए मस्जिदों में जब शुक्रवार की नमाज होती है तो उसमें ऐलान होना चाहिए कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपकी अल्पसंख्यक योजना लाए। उनको योजना की जानकारी नहीं होने के कारण योजना का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है सलीम जी कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारे दिशा निर्देशों के बारे में, उनकी अच्छी प्रक्रियाओं के बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं रहते, जागरूक नहीं रहते, उनको जानकारी नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या पहल कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए कि वक्फ बोर्ड उनके लिए बना है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? नहीं, समय समय के अनुसार शुक्रवार की जो नमाज होती है उसमें समस्त मुस्लिम भाई इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर ऐलान भेजा जाता है। ऐलान में कि सरकार की ये योजना है। जैसे डीजे इस्लाम में पूर्ण रूप से हराम कहा गया है, संगीत हराम है। तो आप जो डीजे बजा रहे हैं तो आप ना सच्चे इस्लाम के अनुयायी हो, ना अच्छे मुसलमान हो। जो धर्म नहीं कहता वो आप काम कर रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में डीजे में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो उर्स के मौके पर आप जो चादर ले जाते हैं उसमें भी डीजे प्रतिबंध है, क्योंकि उसके कारण पूरा बाधित होता है रोड, लोगों को परेशान हो जाए। तो हमारे धर्म के कारण किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कुरान शरीफ की आयत नात लेते हुए आप जाइए। क्या रायपुर की सभी वक्फ संपत्तियों का अगर मैं बात करूं तो समय पर सीमांकन, उनका सर्वे, उनका डिजिटलाइजेशन कराया जा रहा है और इसकी समय सीमा क्या है? नहीं, समस्त कलेक्टर निगम आयुक्त को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र दिया गया है और 3 माह के अंदर करीबन छत्तीसगढ़ में 1834 नोटिस जारी कर दिया गया है। और कुछ लोगों के जो किराए वर्षों के बाकी थे, 20 साल 25 साल के, तो वर्तमान जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से किराया तय कर दिया गया है। पहले 5 लाख आमदनी थी, आज 87 लाख रुपए आमदनी है। सलीम जी, क्या आप रायपुर की सभी वक्फ संपत्तियां जो हैं उनके विवरण, उनकी आय और उनके उपयोग की जानकारी सार्वजनिक करने के पक्ष में हैं? निधि जी, चूँकि आप पहले पूर्व में पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी डिजिटल कर दी गई है। आप एक क्लिक करेंगे रायपुर वक्फ प्रॉपर्टी तो पूरी वक्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग आ जाएंगी। कौन उसमें किराएदार है, कब से किराया नहीं दिया जा रहा है और कौन सी विवादित प्रॉपर्टी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी। जिन वक्फ संपत्तियों पर निजी कब्जे या अतिक्रमण के आरोप है, उन्हें मुक्त कराने के लिए बोर्ड किस तरीके से अपनी कार्य योजना बना रहा है? निधि जी, कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है, कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में चले गए हैं, कोई वक्फ ट्रिब्यूनल में चले गए हैं। इसमें समय लग रहा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब आप अपना कार्य करते हैं तो किसी भी तरीके से इसमें आप अपना डिसीजन स्वयं ले पाते हैं या किसी तरीके से कोई अलग से ये बात कहना कि अभी इसमें देखते हैं या बात करते हैं, पूरी तरीके से खुलकर आप अपना कार्य, अपना डिसीजन ले पाते हैं? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में। कभी भी रत्ती भर हस्तक्षेप नहीं किया जाता कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं
कि समाज हित में जो कार्य हो सकता तत्काल करिए, मेरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सरल सहज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को नहीं मिल सकते। माने कोई ना मंत्री जी का हस्तक्षेप रहता है ना मुख्यमंत्री जी का। समाज हित में आप क्या कार्य कर सकते हो और समाज के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मुसलमान वोट नहीं देता, बाकी हम भेदभाव नहीं करते। रोड बनाना है तो सबके लिए बनाएंगे। महतारी वंदन योजना देख लीजिए तो सबके लिए है। उज्ज्वला योजना देख लीजिए तो सबके लिए है। प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए सबके लिए। कांग्रेस जातियों पर नीति वो बनाते थे योजना, हम गरीबों के लिए बनाते हैं, ये अंतर है। सलीम जी, आजकल कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। उनका ये कहना है कि आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है। ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है उन्हें? एक्चुअली सपना देखना अच्छा लगता है। कांग्रेस अपना सपना देख रही है, कभी उसका सपना पूरा देश से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ में क्या। इनके वहाँ भूपेश बघेल दक्षिण चलते हैं तो टीएस बाबा पूर्व चलते हैं, दीपक भाई उत्तर में चलते, सबका अलग अलग दिशा है, एक है ही नहीं। तो कांग्रेस सपना देखे और सपने में खुश रहे तो अच्छा है। कवर्धा के एक गांव में वक्फ जमीन को लेकर विवाद सामने आया था। क्या है ये पूरा मामला, संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें। कवर्धा के एक पौड़ी क्षेत्र है, करीबन वर्षों से वहाँ पर शीतला मंदिर बनी थी, शंकर जी की मंदिर थी, और बताते कि 100 और 150 वर्ष पूरे है। तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी नहीं। 2021 में राज्य सरकार के द्वारा उसको वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया। जब वास्तविकता निरीक्षण किया गया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की 2500 स्क्वायर फीट जगह है और सिर्फ जो मस्जिद की है। तो पूरे गांव के 280 परिवार परेशान थे, उनको पट्टा नहीं बन पा रहा था, लोन नहीं मिल पा रहा था। कल निरीक्षण किया, वास्तविकता देखे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अपना दावा आपत्ति वहाँ से पूर्ण रूप से हटा दी। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सलीम राज। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो उस पुरानी ख्यालातों से निकलकर वक्फ बोर्ड को एक नए पैटर्न पर लाने की कोशिश ये कर रहे हैं, जिसमें आधे तो सफल हो चुके हैं, लेकिन आप सारे लोगों की तरफ से जब उन्हें सहायता मिलेगी तो वो और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से पहले के बच्चों को कुरान, ये सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती थी, उसके साथ साथ अब शिक्षित होना, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना भी बेहद ज़रूरी है। इस पर पूरी तरीके से जो डॉक्टर सलीम राज है वो फोकस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर IND 24 की तरफ से, जो आप सभी बच्चों के लिए इतना सोच रहे हैं। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जब इंसान शिक्षित होता है तो कहीं भी किसी भी जगह अपने पैर पर वो खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के सारे लोगों से वो लगातार अपील कर रहे हैं, चैनलों में बैठ रहे हैं तो संदेश लगातार दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि अगर कोई परेशानी है तो आप वक्फ बोर्ड के पास जा सकते हैं, वहाँ से अपनी मदद ले सकते हैं, आपकी मदद फौरन की जाएगी। सारा चीज़ डिजिटल हो चुका है। वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं वो भी आप एक क्लिक पर डिजिटलाइजेशन के ज़माने में देख सकते हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वक्फ बोर्ड काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में समय देने के लिए।